हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। तो आज हम MES 131 शुरू करने वाले हैं, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपका जो ऑप्शनल है सेकेंड ईयर में, उसका पार्ट है। और उसके साथ साथ आपका PGDM वाला जो कोर्स है उसके लिए भी ये यूज़फुल, अच्छा, PGDET वाला जो कोर्स है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि जो PGDET वाले बच्चे होते हैं उनके जो बुक्स होते हैं वो भी सेम होता है एज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओनली। तो MES 131 से 134 तक जो बुक आपका ऑप्शनल में है MEDU में, वो PGDET वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जस्ट एन इन्फॉर्मेशन टू यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज MES 131, जो कि आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू है। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। पहली बात तो है कि इस बुक में आपका 3 ब्लॉक है। और लाइक इसका ओवरव्यू हम पहले भी ले चुके हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ ताकि जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू में आपका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 3 चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ब्लॉक 1 में आपको 3 यूनिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, implications ऑफ लर्निंग थियोरीज फॉर टेक्नोलॉजी यूज। ठीक है, इतना चीज़ आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो ओवरव्यू है ब्लॉक 1 में आपका देखने को मिलता है, जो कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझने को मिलेगा जो आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, ये सारा चीज़ें हैं। तो पहला यूनिट हम शुरू करते हैं अभी, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे समझने को मिलेगा। हार्डवेयर अप्रोच जो है आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक होगा। ठीक है, एक हार्डवेयर अप्रोच और एक है सॉफ्टवेयर अप्रोच आपका होगा। फाइन, तो इस लाइक ये रिपीटेड है यहाँ पे। मीनिंग ऑफ ICT, ट्रांजिशन फ्रॉम ET टू ICT, इस तरह से हम चीज़ें देखेंगे। करंट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ देखेंगे, और करंट ट्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपका इस तरह से आता है कि IoT क्या है, उसके बारे में आपको ब्रीफिंग लिखनी है, शॉर्ट ब्रीफ लिखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बनती है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो पहली बात तो है कि आज के टाइम में जो भी हम लाइक जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं, हमें लाइक कुछ चीज़ें याद आती है, जैसे कि लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड या फिर प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद याद आती है ना। पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स वगैरह इस तरह के टूल्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा मान रहे होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ हमारा लाइक जो कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह नहीं होता है। रेडियो, टेलीविजन, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे एज ऑफ लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे हमारा लाइक ICT आगे बढ़ा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो जो है उसका भी स्कोप यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो आज हम किस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो आज कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जैसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह से टीचिंग लर्निंग का टूल की तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे कि हम एजुकेशन की जो रीच है उसको बढ़ा सकते हैं, और फिर उसका क्वालिटी को हम यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं। करेक्ट, तो इसी वजह से हमें इस यूनिट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सारा जो बेसिक्स वगैरह है उसको देखना है। उसके साथ साथ लाइक एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ET से ICT तक का ट्रांजिशन किस तरह से हुआ। ठीक है, और लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक्त हमें क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में नहीं पढ़ रहे। फाइन, आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लेना है तो आप ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा सकते हैं, पर मैंने इंट्रोडक्शन में ही उतना चीज़ आपको बता दिया कि क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सबसे पहले कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको क्लियर यहाँ पे करनी है, कि अगर किसी टीचर से आपको लाइक आप पूछेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लाइक नॉट ओनली टीचर्स,
जिसको भी आप पूछेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि प्रोजेक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, या फिर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन असल में क्या चीज़ होता है यहाँ पे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा होता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो जो प्रोजेक्टर वगैरह है, टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर वगैरह है, ये एक तरह से एक हिस्सा होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, एक पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही नहीं होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, है ना, काफ़ी सारे और चीज़ें भी होती हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, इसको हम टू पार्ट्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। पहला तो है एजुकेशन और एक है टेक्नोलॉजी, है ना। दो वर्ड्स कंसिस्ट होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, राइट। तो एजुकेशन का मीनिंग आप सबको पता है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और आपका अपना सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्टिव को अगर हमें अचीव करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ये एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है, फाइन। एजुकेशनल का मतलब आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। लर्नर को लाइक नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, एडुशेयर एडुकेयर, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा, है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मिला के हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग यहाँ पे बन रहा होता है क्या, कि एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है, उसका हम सिस्टमैटिक यूज़ करके लर्निंग को यहाँ पे बेटर बना रहे होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर करने के लिए हमें एनसीटीई भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो एनसीटीई एनसीटीई पता है आपको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर सॉरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये होता है, टीचर एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टीचर एजुकेशन एनसीटीई होता है और यहाँ पे ये एनसीईटी है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क टास्क है, एनसीटीई कब बना था, ये आपको मेंशन करनी है। कौन से एक्ट के थ्रू बना था और कब बना था, कब एग्जिस्टेंस में आया, वो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करनी है, एनसीटीई के बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो एनसीईटी जो है 1967 में, ये क्या बोलता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, उतना ध्यान में रखेंगे। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक तरह से डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है, इवैल्यूएशन है ऑफ सिस्टम्स, टेक्निक्स एंड एड्स, जो कि ह्यूमन लर्निंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो एनसीईटी जो है ये क्या बोलता है कि ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह से डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है, इवैल्यूएशन है, कौन से चीज़ों का, हमारे जो लाइक सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स हैं, एड्स हैं, उन सारे चीज़ों का एक तरह से ये इवैल्यूएशन है, ठीक है। जो कि ह्यूमन लर्निंग को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, फाइन। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको थोड़ा सा फोकस में रखना है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख सको एग्जाम में, फाइन। जो कि डेवलपमेंट, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाना नहीं होता है, बल्कि उसका यूज़ करना होता है और उसके रिजल्ट को यहाँ पे इवैल्यूएट करना भी होता है, ठीक है, सिंपली। फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्राम लर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। ये क्या करता है यहाँ पे कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बोला कि ये एक तरह से साइंटिफिक नॉलेज के एप्लीकेशन है, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज के जो फॉर्म में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि लर्निंग को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके टीचिंग और ट्रेनिंग को हम इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, हम इफ़िशिएंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट इट सेज। तो अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अवेलेबल ना हो, तो एम्पिरिकल टेस्टिंग के थ्रू हम यहाँ पे लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटेशन को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही होती है, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज डेरिक अनविन 1969, ये क्या बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो डेरिक अनविन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किस तरह से डिफाइन करते हैं यहाँ पे,
कि जो मॉडर्न स्किल्स जो होते हैं, या फिर आप कह लीजिए टेक्निक्स जो होते हैं, मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज का हम यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मॉडर्न स्किल्स और टेक्निक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में और टेक्निक में, एजुकेशन में और ट्रेनिंग में, तो उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेरिक अनवेन। ठीक है, GOM लिथ 1975 वो क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट एक तरह से रिनफोर्स करते हैं इसी बात को वो, कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो लर्निंग की साइंटिफिक नॉलेज और जो लर्निंग के कंडीशंस का एप्लीकेशन है, जिसका पर्पस हमारा क्या होता है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना होता है, एफिशिएंट बनाना होता है। तो यहाँ भी फोकस वही लगभग सेम है कि जो फोकस मशीन पर हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि लर्निंग की इम्प्रूवमेंट पर होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे यूनेस्को, यूनेस्को तो हर जगह बोलता है ना। तो यूनेस्को की डेफिनेशन क्या है इसमें, कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये एक तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो कि टीचिंग लर्निंग में बिहेवियरल साइंस के जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि जो बिहेवियरल साइंस का जो साइंटिफिक मेथड्स होता है, बिहेवियरल साइंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक बिहेवियरिज्म वगैरह पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी का जो रिन्फोर्समेंट वगैरह है यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। और यूनेस्को एक और भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ऐड कर रहा होता है कि ये जो कम्युनिकेशन मीडिया के साथ भी, लाइक ये जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है उसके साथ भी होता हो सकता है। ठीक है, और बिना मीडिया के भी ये हो सकता है, मतलब कि टेलीविजन, रेडियो, कैसेट या कंप्यूटर का यहाँ पे यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन से क्लियर हम कर सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है वो मीडिया नहीं है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्यों? फॉर लर्निंग। ठीक है, तो अब यूनेस्को जो है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसका देता है। ठीक है, तो 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, गोल्स और द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, analysis of the characteristics of learners, selection and organization of content, selection of media, evaluation and feedback। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, गोल हमारा क्या होना चाहिए, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करके हम अपना गोल्स को सेट करते हैं, फिर हमारा कंटेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मीडिया फाइंड आउट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं, फिर हम इसमें फीडबैक दे रहे होते हैं। ये होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन प्रोसेस बताता है। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट्स है एक्चुअली पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक तरह से फ्रेमवर्क बना रहा होता है। तो पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, फिर लर्नर को समझना है, उसके बाद कंटेंट सिलेक्ट करनी है, फिर सुटेबल मीडिया हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर हमें फाइनली फीडबैक यहाँ पे मिलेगा जिससे हम टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिर्फ मशीन का यूज़ नहीं है यहाँ पे, इस तरह से प्रोसीजर बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये कंक्लूड कर रहा है कि इतनी सारी जो डेफिनेशन दिया, कंक्लूजन तो देना पड़ेगा ना, तो एक तो सिंथेसिस देना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख सको। फाइन, तो सारा डेफिनेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना, ठीक है, एफिशिएंट बनाना, इंप्रूव करना। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फाइनल गोल क्या है, लर्नर को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस देना। ठीक है, तो इसलिए जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ से कंक्लूजन हमारा निकलता है। ठीक है, तो इसमें लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी सब कुछ मिला करके यहाँ पे हमारा काम चलता है। तो अकॉर्डिंग टू एलिंगटन एटाल 2005, अकॉर्डिंग टू एलिंगटन एटाल ये क्या बोलते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसी की वजह से हमारा लाइक एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, जैसे कि लर्निंग की क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लर्निंग की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स हमको यहाँ पे मिल रहा है कम टाइम में, और टीचर यहाँ पे ज़्यादा
स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। कॉस्ट यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो रिड्यूस हो रहा है। लर्नर्स ज़्यादा यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर पा रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या आता है? स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारा जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडिया कौन सा हम यूज़ करेंगे, ठीक है, मीडिया या फिर कह लीजिए लर्निंग का रिसोर्सेस। ठीक है, लर्निंग का रिसोर्सेस हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, रिसोर्स हमारा किस तरह से मैनेज होगा, ठीक है, और इवैल्यूएशन हमारा किस तरह से हो पाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो यानी कि प्लानिंग से लेकर के इवैल्यूएशन तक पूरा का पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट ही होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अप्रोच। मैंने वहाँ पे कंटेंट में बताया था आपको कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हार्डवेयर अप्रोच, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हार्डवेयर अप्रोच रिपीट हुआ था, ठीक है। पर यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हार्डवेयर अप्रोच है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये वर्सेस में पूछा जाता है, वर्सेस यानी कि कंपैरिजन में पूछी जाती है, ठीक है। 150 वर्ड्स में। पैटर्न आपका एग्जाम का सेम ही रहता है, टीई का दोनों सालों का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हार्डवेयर अप्रोच और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर अप्रोच, ये क्या है यहाँ पे? तो टेक्नोलॉजी का पर्पस सिर्फ यहाँ पे मशीन यूज़ करना नहीं है, हमने पहले से कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। तो इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्ले कर रहा होता है, जो कि हार्डवेयर का अप्रोच है। हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, ये दो चीज़ अलग होते हैं, ये दो चीज़ सेम नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का रिलेशन कुछ फिजिकल डिवाइसेस से होता है। ऑफ कोर्स हार्डवेयर की बात होती है तो फिजिकल डिवाइसेस से होंगी, ठीक है। फिजिकल डिवाइसेस से होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मैं टीएलपी लिखूंगी, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम यहाँ पे हार्डवेयर का अप्रोच बोल रहे होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, लैंग्वेज लेबोरेटरी मान लीजिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है आपकी। तो ये सब क्या होता है, ये टेंजिबल होती है ना, मतलब हम छू सकते हैं, है ना, टेंजिबल होती है, फिजिकल रिसोर्सेस हैं, इसलिए इसको हम हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच की रूट्स हमें फिजिकल साइंसेस में मिल रही होती है क्योंकि हम फिजिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, तो इसका बात हमें फिजिकल साइंस में रूट इसका मिलता है। मतलब फिजिकल साइंस के फिजिकल साइंसेस के जो डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे नए नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यहाँ पे बना पा रहे हैं और उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे एजुकेशन में कर रहे हैं, वो शुरू से ही हो रहा है, ठीक है। अब सोचिए कि जो टीचर है ब्लैक बोर्ड पर सोलर सिस्टम बना रहा है और स्टूडेंट को सिर्फ इमेजिनेशन करना पड़ रहा है। सोचिए, वो अच्छा था कि डिजिटल बोर्ड में हम कोई वो दिखा रहे हैं, एनिमेशन दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। तो यही जो हार्डवेयर अप्रोच का चीज़ है, इसी का हम मान सकते हैं ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर अप्रोच का यही है कि हमें इम्प्रूव करनी है, चीज़ें इंटरेस्टिंग बनानी है थ्रू विजुअल्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमें बनानी है। फाइन। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो सकता है इस चीज़ का? हर चीज़ का लिमिटेशन होता है ना। इसके लिए हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स की क्वालिटी को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। टेलीविज़न यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि महंगा होता है। फाइन। लेटेस्ट में हम यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी बना सकते हैं तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव माना जाता है। फाइन। और मान लीजिए कि अगर टीचर को चलाना नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता है ना। तो ये भी चीज़ है। तो क्या सिर्फ मशीन की वजह से लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी? नहीं होगी। हार्डवेयर कितना भी एडवांस्ड हो, अगर उसके साथ हमारा सुइटेबल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या जो प्रॉपर टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो अगर नहीं होगा तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हमें हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है,
ठीक है। तो कुछ जो चीज़ें हैं इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच भी यहाँ पे निकल के आया, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में हम फिजिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, और लाइक हमारा जो मशीन्स होती हैं सिर्फ उसी में से हमारा इफेक्टिव नहीं होता है टीचिंग, उसके बारे में होती है ना। उसके लिए हमें साइंटिफिक प्लानिंग और प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, इस सारी चीज़ों की भी इक्वली ज़रूरत होती है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या होता है ना, कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर हमें सॉल्व करनी है, तो फिजिकल साइंसेस के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करनी होगी, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। ठीक है। लाइक अदर सोशल साइंसेस की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे लेना होगा, और उसका उसको हमें सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना है कि फोकस यहाँ पे मशीन पर नहीं है। अगेन, टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, कौन सी मेथड चूज करता है, लर्नर कैसे सीखता है, लर्निंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर में आता है। ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारा इंटेंजिबल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है। तो हार्डवेयर फिजिकल के बारे में बात कर रहा था, टेंजिबल के बारे में बात कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल के बारे में बात कर रहा है। टीचर लेसन प्लान बनाता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है। स्टूडेंट की एबिलिटी को यहाँ पे एनालाइज करता है, टीचर टीचिंग मेथड का यहाँ पे चूज करता है, असेसमेंट प्लान करता है, फीडबैक देता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच का पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंक्वायरी टीचिंग हो रहा है, सिमुलेटेड टीचिंग हो रहा है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सारे जो मेथड्स होते हैं किसी मशीन की वजह से नहीं बने हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी और लर्निंग थ्योरीज के प्रिंसिपल से डेवलप हुए हैं, है ना। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसमें हमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइक साइबरनेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें लेना होता है। ठीक है। इस तरह से सॉफ्टवेयर अप्रोच आपका होता है। चलिए, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईटी एंड आईसीटी, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डिस्कशन आईसीटी के बिना यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है सिर्फ टीचिंग डिवाइसेस तक नहीं रहा है, बल्कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने, फिर प्रोसेस करने, और दुनिया की किसी भी किसी भी कोने तक हम इंफॉर्मेशंस को पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपको आईसीटी का मीनिंग यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आईसीटी रिफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, रिट्रीव एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, पहली बात, और सिर्फ कम्युनिकेशन की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आईसीटी तब बनता है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ में आते हैं। ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाता है ना। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ठीक है, और ज़रूरत पे उसको रिट्रीव करना, ये सारे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होता है। वहीं पे अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है वो देखें, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम होगा, जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रखा है उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, पहुंचाएंगे। ठीक है। जब ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कंबाइन होती है, तब हमारा आईसीटी यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है, लाइक इंटरनेट है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, ईमेल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मल्टीमीडिया है, ये सारी चीज़ें आईसीटी का एक तरह से पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो टेली कम्युनिकेशन के बारे में भी यहाँ पे चीज़ें हैं थोड़ा बहुत। तो टेली कम्युनिकेशन क्या है आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन दोनों चीज़ अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक है।
तो कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन किस तरह से अलग होता है फिर? कंप्यूटर मेनली डेटा प्रोसेस करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लाइक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ना। लेकिन आज दोनों ही टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसी इंटीग्रेशन की वजह से हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग है, वर्चुअल क्लासरूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और डिस्टेंस एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो पा रहा है, राइट। यानी कि जो आईसीटी है सिर्फ टेक्नोलॉजी का कलेक्शन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन वगैरह होता है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन जो होता है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। और हमारा इसरो जो है ये भी सीरीज ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे बना चुका है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। आप भी इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल ये सब चीज़ें आ जाता है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन और टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमारा आ जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूएनडीपी, क्या बोलता है इसके बारे में। तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इसमें कि आईसीटी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्रिएट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसको एक्सचेंज करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का एक तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल है, आईसीटी के अंडर में आता है, राइट। सिर्फ इन्फॉर्मेशन बनाना नहीं होता है, उसको प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, दूसरों तक उसको पहुंचाना है, तो ये सारी चीज़ें आईसीटी यहाँ पे कर रहा होता है। तो यहाँ पे सीडेक के बारे में भी लिखा गया है, सीडेक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग आईसीटी क्या है, मेनली लाइक ये सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इनके हिसाब से ये कम्युनिकेशन टेक्नो लाइक सिस्टम भी है। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। मतलब अगर कंप्यूटर है लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है तो आईसीटी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो दोनों के इंटीग्रेशन ज़रूरी है यहाँ पे। फाइन, चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस तरह से ईटी टू आईसीटी का ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अब तक क्या क्या चीज़ें हमने देखा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है और आईसीटी का मीनिंग हमने समझ लिया, है ना। फिर ठीक है, तो अभी देखते हैं ट्रांजिशन किस तरह से हुआ। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पहली बात है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी नेचर एंड स्कोप यहाँ पे चेंज होता रहता है, राइट। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो पहले सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स तक लिमिटेड था, पर आज आज क्या है, इन आईसीटी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो पूरा जो डेवलपमेंट है यहाँ पे चार फेजेस से हम चार फेजेस में हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल फेज, साइको 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 सोशियोलॉजिकल फेज, साइबरनेटिक फेज और आईसीटी का फेज फिर आता है, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल फेज में क्या है कि ऑडियो विजुअल फेज में सबसे पहले तो हमारा पहले क्या क्या चीज़ें यूज होता था, ऑब्जेक्ट मेथड यहाँ पे यूज होता था। तो यहाँ पे हम चार्ट्स इस्तेमाल करते थे, मैप्स इस्तेमाल करते थे, मॉडल्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और स्पेसिमेंस इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, रेडियो वगैरह इस्तेमाल हुआ करता था, स्लाइड्स इस्तेमाल होता है, टेप रिकॉर्डर वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पे रूसो एंड जो पेस्टोलॉजी है ये भी लाइक प्रोसेस को यहाँ पे यू नो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कोमेनियस ने भी यहाँ पे एक विजुअलाइज्ड बुक यहाँ पे प्रिपेयर किया था जिसमें कि 150 पिक्चर्स थे। लेट पिक्चर्स बी द सोर्स ऑफ डिलाइट टू द चिल्ड्रन, ठीक है। इसलिए उन्होंने विजुअलाइज्ड बुक भी यहाँ पे बनाई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहे थे और ऑडियो विजुअल फेज में हमने ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो टीचिंग को हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइक कॉन्क्रीट बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइन, साइबरनेटिक फेज में क्या था? अच्छा, आपको अगर मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान में रखना है तो आप रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूसो क्या था, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी क्या था, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख सकते हैं। तो
रूसो यहाँ पे क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी डायरेक्टेड टू द लर्नर्स नेचुरल क्यूरियोसिटी। मतलब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग को यहाँ पे सपोर्ट करते थे, पेस्टोलॉजी। ठीक है। अच्छा, रूसो के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो रूसो बोलते हैं क्या कि जो लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्नर्स की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको ये बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो इनका मानना था कि कह सकते हैं लर्नर को नेचुरल इन्वायरमेंट और जो रियल एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू हमें सिखाना चाहिए, उसके थ्रू सिखाने की हमें मौका उनको देनी चाहिए। ठीक है। वहीं पे पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं कि पेस्टोलॉजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेथड की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल से हम यहाँ पे सेंस परसेप्शन यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है। सेंसरी लाइक सेंसेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर उसी तरीके से बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना सीखेगा और फिर वो चीज़ें सीखेगा। ठीक है। उस तरह से बताते हैं। फाइन। चलिए। नेक्स्ट, साइबरनेटिक फेज। तो साइबरनेटिक फेज में देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स का हो गया, ऑडियो विजुअल वाला फेज खत्म। अभी साइबरनेटिक फेज में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह ये डेवलप हुआ, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, साइबरनेटिक्स। ठीक है। तो साइबरनेटिक्स जो वर्ड है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, नॉर्बर्ट विनर ने 1948 में इसको यूज़ किया था। साइबरनेटिक्स का बेसिक मीनिंग आपको पहले तो पता होनी चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन और कंट्रोल थ्रू फीडबैक, ये आपका साइबरनेटिक्स का मीनिंग होता है। मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसको अगर एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंटली काम करना है, वो कब एफिशिएंटली काम करेगा, जब उसमें इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूअस उसमें फ्लो रहेगा। ठीक है। कंटिन्यूअस उसमें फ्लो रहेगा तभी वो एफिशिएंटली वहाँ पे काम करेगा। राइट। ये इन्फॉर्मेशन के जो बेसिस पर ही हमें फीडबैक देना होता है। राइट। तो एक सिस्टम जो है कंटिन्यूस उसको इन्फॉर्मेशन का फ्लो रहेगा तभी वो अपना आउटपुट अच्छे से देगा। तो यहाँ पे इसी जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल को एजुकेशन में हम अप्लाई करते हैं। तो टीचिंग को हम यहाँ पे लाइक एक तरह से सिस्टम मान रहे होते हैं। ठीक है। तो टीचिंग में अगर हमारा इन्फॉर्मेशन का फ्लो चलता रहेगा, लर्नर उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिसीव करता रहेगा, उसके बाद हमारा जो लर्नर है वो रिस्पॉन्स भी करता है, टीचर और रिस्पॉन्स को यहाँ पे लाइक टीचर उस रिस्पॉन्स को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है और फिर फीडबैक यहाँ पे दे रहा होता है। तो ये पूरा साइकिल जो है इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा साइबरनेटिक फेज में फीडबैक यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बिना फीडबैक के जो बिना फीडबैक के टीचर को ये पता नहीं चल पाएगा कि लर्नर का जो कॉन्सेप्ट है, लर्नर हम जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझा कि नहीं समझा है। ठीक है। और लर्नर को यहाँ पे ये भी नहीं पता चलेगा कि उसकी जो लर्निंग है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है नहीं जा रही है ना। तो इसी वजह से फीडबैक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट यहाँ पे माना जाता है। फाइन। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पे साइबरनेटिक्स का क्या हो जाएगा, कि जो है फीडबैक मैकेनिज्म का 3 फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, कि ये जो है propels the system towards target, compares the effect of this action with true path, detects any deviation negative or positive, it utilizes error signals to redirect the system। ठीक है। मतलब क्या है, टारगेट के तरफ टारगेट अचीव करने की तरफ हम काम करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी डेविएशन होगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और फिर जो भी हमारा एरर सिग्नल्स आएगा उसको फाइंड आउट करके हम फिर हमारे सिस्टम को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका साइबरनेटिक का मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का यहाँ पे मॉडल है। और इसी साइबरनेटिक मॉडल को हम यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने इनपुट दिया, यानी कि टीचर ने इनपुट दिया, बच्चा प्रोसेस किया, हमें आउटपुट मिला, फिर कंपैरिजन विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेविएशन, मतलब कितना डेविएशन हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, कितना चीज़ वो सीखा है कितना नहीं सीखा है। ठीक है। तो उतना चीज़ हम यहाँ पे गेन करने के बाद उस फीडबैक को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम फिर से यहाँ पे रिमीडियल गाइडेंस यहाँ पे देंगे और फिर वो चीज़ प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे साइकिल अपना चला रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये टीचिंग में भी होता है और अदर्स में भी यही चीज़ यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ कौन से इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन, कंट्रोल और फीडबैक। जो कि हमारा कम्युनिकेशन, कंट्रोल और फीडबैक, ये तीन चीज़ हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के तरह लाइक उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, फाइन। तो टीचिंग लर्निंग में इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जो एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है लर्नर के स्टेज के अकॉर्डिंग होता है, उसके जो फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटीज डिजाइन करे जाते हैं। लर्नर इज प्रोवाइडेड विथ सम क्राइटेरिया फॉर इंडिकेटिंग स्पेशल लाइक स्पेसिफिकली व्हाट प्रोग्रेस ही और सी इज मेकिंग। और उसी लाइक उसी के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया पहले से सेट हो उसी को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कितना ग्रोथ उसका हुआ है, प्रोग्रेस उसका हुआ है ना। फिर लर्नर को यहाँ पे प्रेजेंट करा जाता है विद द एक्टिविटी बोथ वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्टेक्स्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ पे शो किया जाता है वही सेम सिचुएशन। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के वजह से हमें बाद में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मिला, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मिला, इंटरैक्टिव लर्निंग मिला, इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइबरनेटिक्स के बाद यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोसोशियोलॉजिकल फेज। तो साइकोसोशियोलॉजिकल फेज जो कि ज़्यादा ट्रस्ट पे है लर्निंग थियरी किसका, लॉज ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ठीक है, थॉर्नडाइक, प्रेसी, स्किनर, ये सारे लोग यहाँ पे साइकोसोशियोलॉजिकल फेज के प्रोपोनेंट्स के जैसे आप कह सकते हैं। फाइन। तो थियोरीज काफ़ी सारी यहाँ पे मिलती हैं हमें। क्वेश्चन ये नहीं है कि लाइक टीचर किस मशीन का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट कैसे सीखता है ना, उसको किस तरह से हम मोटिवेट कर रहे हैं। और बीएफ स्किनर का जो थियरी है आपको याद ही होगा, रिन्फोर्समेंट की बात करते हैं, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ये बताता है कि किस तरह का लाइक बिहेवियर डिजायर्ड है, डिजायर्ड बिहेवियर किस तरह से हम स्टिमुलेट कर सकते हैं ना। तो इस फेज में हमारा सिंपली बिहेवियरिज्म के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, बिहेवियरिज्म और उसके बाद उसके साथ साथ हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म के भी बात यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, राइट। तो यहाँ पे एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है इन्होंने ट्रायल एंड एरर दिया था, ट्रायल एंड एरर थियरी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और कह सकते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, राइट। तो उन्होंने क्या बताया था यहाँ पे कि जो लर्निंग होता है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है, इसी वजह से हमारा टीचिंग जो है वो साइंटिफिक बेसिस पर यहाँ पे डिज़ाइन हमें करना होता है ना। ये चीज़ थॉर्नडाइक ने हमें बताया था। वहीं पे सिडनी प्रेसी ने क्या बताया था, सिडनी प्रेसी के बारे में हम पहले नहीं पढ़े हुए हैं है ना, आपके फर्स्ट ईयर की बुक में ये प्रेसी के बारे में नहीं मेंशन था। तो प्रेसी ने टीचिंग मशीन्स डेवलप करने के बारे में यहाँ पे काम किया था। ठीक है, टीचिंग मशीन्स को डेवलप करने के लिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लर्नर को इमीडिएट रिस्पॉन्स और प्रैक्टिस हमें प्रोवाइड कराना है। मतलब सिंपली ये प्रोग्राम लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, प्रोग्राम लर्निंग का बेस की तरह इन्होंने अपना थियोरी बताया था प्रेसी ने 1926 में। वहीं पे बीएफ स्किनर के बारे में आपको पता है, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था हमें है ना। तो लाइक स्किनर ने भी एक तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और रिन्फोर्समेंट दोनों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया था। तो उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि लर्नर को स्मॉल स्टेप्स में हमें कंटेंट देना चाहिए। ठीक है, और हर करेक्ट रिस्पॉन्स में हमें इमीडिएट रिन्फोर्समेंट भी देनी चाहिए, लाइक इमीडिएट फीडबैक हमें यहाँ पे देनी चाहिए। तो ये जो है ये इनका जो आइडिया है ये फिर हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और ई लर्निंग सिस्टम्स में भी यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो वहीं पे टीचिंग मशीन्स क्या है यहाँ पे, लर्निंग क्या होता है यहाँ पे, लर्निंग जो होता है ये लर्नर एंड टीचर दोनों को ही यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा होता है। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे दोनों ही लोगों को यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस टीचर का नहीं होता है। तो टीचिंग मशीन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, डेवलपमेंट इन एजुकेशन को टीचिंग मशीन से यहाँ पे
रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो टीचिंग मशीन एक्ट एक्ट किस तरह से करता है, ये एक तरह से लिबरेटिंग डिवाइस के जैसा एक्ट कर रहा होता है, जो कि स्टूडेंट लर्निंग को यहाँ पे ब्रिज कर रहा होता है। स्टूडेंट लर्निंग और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है। और ये जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं वो एक तरह से लिबरेटिंग डिवाइस की तरह यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो वहीं पे जो प्रेसी हैं, इन्होंने क्रूड टीचिंग मशीन बनाया था जिससे कि हम रोट एंड ड्रिल लर्न यहाँ पे कर सकें। ठीक है। तो उन्होंने हमें ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन को शो किया था, यहाँ पे फैसिलिटेट किया था कि लर्निंग जो लर्नर जो है वो इमीडिएटली उसको रिइंफोर्समेंट मिले और इंडिविजुअल पास सेट हो, और फिर इंडिविजुअल पेस सेट हो, और फिर वहाँ पे एक्टिव रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिल सके। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, टीचिंग मशीन्स जो हैं ये एक तरह से इंस्ट्रक्शनल एड्स में आते हैं, यूनिक इंस्ट्रक्शनल एड्स में आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट पैसिवली लिसन नहीं करता है, पैसिवली सिर्फ सुनता नहीं है, सिर्फ देखता नहीं है, सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से रिस्पॉन्ड यहाँ पे करेक्ट है या रॉन्ग है, ये भी चीज़ें हो रहा होता है, और रिकॉर्ड भी यहाँ पे हो रहा होता है। तो इम्प्रूव होता है, मटेरियल्स यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे होते हैं। तो वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मशीन्स को रेंज किया जाता है। तो टीचिंग मशीन में क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट होता है, क्लोज लूप सिस्टम ऑफ टीचिंग जो साइक्लिकली चल रहा होता है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। ठीक है। जो कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है लर्नर्स को, लर्नर्स के रिस्पॉन्स को लेता है, और उसके साथ साथ लर्नर का जो रिस्पॉन्स है उसको इवेल्युएट करता है, रिइंफोर्स करता है और कंट्रोल करता है, फिर नेक्स्ट फिर से डिस्प्ले करता है। ठीक है। तो इस तरह से टीचिंग मशीन्स यहाँ पे बनाए गए, जिसको कि ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करी जाती है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स डिवाइस और मल्टीपल चॉइस मशीन्स। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स डिवाइसेस क्या करते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं ये स्किनर के प्रिंसिपल से लाइक इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है। नाम क्या है, एमिशन, एमिशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लर्निंग जो है ये सिंपली रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है लर्निंग को। मल्टीपल चॉइस मशीन्स भी यहाँ पे होती हैं। इन दीज मशीन क्या होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर ब्रांचेस फॉर एवरी रिप्लाई टू अ गिवन क्वेश्चन। ठीक है। तो दो तरीके के हमारे यहाँ पे कैटेगरीज बनाए गए हैं इन टीचिंग मशीन्स का। ठीक है। फिर हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क भी यहाँ पे आता है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क जब आता है तब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म का आपको पता ही है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराना है ना। तो यहाँ पे भी जो लर्नर होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और उसके साथ लाइक इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिसीव नहीं करता है, वो अपना नॉलेज अपने खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है ना। तो इसी वजह से हमारे जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक आप एक तरह से यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे बना सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला के आपको कम लाइक कम यू नो वो बनाना होता है, कंक्लूजन बनाना होता है। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज आईसीटी का फेज। तो आईसीटी फेज में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फेज होता है ये सबसे बड़ी इसका स्पेशलिटी क्या है इसमें, कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया इस फेज में। ठीक है। पहले कंप्यूटर का यूज़ मेनली डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता था, राइट, डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता था। पर कम्युनिकेशन सिस्टम का काम क्या होता था, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता था, है ना। लेकिन इंटरनेट के जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये दोनों जो टेक्नोलॉजी से वो साथ में आ गए, इंटीग्रेट हो गया, फिर आके हमारा आईसीटी यहाँ पे बना, है ना। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया, ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, वेबसाइट एंड मोबाइल टू लाइक इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो स्टेज है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे बने, जैसे कि ऑडियो वीडियो रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर। ठीक है, डिपार्टमेंट काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन भी बने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। तो इसी वजह से हमारा स्कोप एंड जो कंपैरिजन है वो भी पहले से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपैंड हुआ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो अब एजुकेशन सिर्फ यहाँ पे क्लासरूम तक तो लिमिटेड नहीं है, लर्निंग किसी भी प्लेस और किसी भी टाइम पॉसिबल हो सकती है ना। तो आईसीटी फेज की यहाँ पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट, ईमेल, ये जो सारे डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल होता है ना। इसी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हम लर्नर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिसीव कर रहा होता है, राइट। वो सर्च भी करता है, वो शेयर भी करता है ना, दूसरों के साथ वो डिस्कस भी करता है। तो एक तरह से इंटरैक्टिव प्रोसेस यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। Convergence of computing and telecommunications technology, computing and telecommunication technology का conversion, like convergence, convergence यहाँ पे कैसे हुआ कि कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इन दोनों का जो कन्वर्जेंस हुआ, उसका मतलब क्या है। सिंपली कन्वर्जेंस का मतलब होता है दो या दो से जो अलग चीज़ें होती हैं वो इंटीग्रेट होती हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ें हैं, कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट होती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन कम्प्लीटली अलग फील्ड थी। कंप्यूटर का मेन क्या काम था, डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, कैलकुलेट करना, लाइक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। और टेलीकम्युनिकेशन का काम था शेयर करना, है ना। दोनों का यहाँ पे कन्वर्जेंस हो गया। तो कन्वर्जेंस होने के बाद क्या हुआ, हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने लगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, इंटरनेट डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो भी प्रोसेस कर सकता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें करता है, राइट। तो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन यहाँ पे किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, एजुकेशन के ऊपर किस तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ। पहले टीचर और लर्नर जो थे वो फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट होना पड़ता था, मतलब अभी भी है, पर पहले वो वही सिर्फ था, है ना। दैट इज़ द डिफरेंस। लेकिन अब क्या होता है, हम कंप्यूटर और इंटरनेट के लाइक हेल्प से यहाँ पे लर्न कर रहे होते हैं। तो कन्वर्जेंस की वजह से हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, ईमेलिंग हो रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटल लाइब्रेरीज एक्सेसिबल हो रही है, वेब बेस्ड लर्निंग हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। फ्री एंड ओपन सोर्स मूवमेंट इन एजुकेशन। ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स मूवमेंट इन एजुकेशन देखते हैं, और फिर उसको फिर जो ट्रेंड्स वगैरह है वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, तो फ्री एंड ओपन सोर्स मूवमेंट इन एजुकेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें हुए, एनपीई वगैरह आए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि काफ़ी सारे इसमें भी डेवलपमेंट होती है। क्यों इसको मूवमेंट बोला गया है, क्योंकि जो सॉफ्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। नॉलेज को किस तरह से शेयर करना है, ठीक है, और एजुकेशन को किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ा होता है इसमें। तो फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में देनी है। फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले तो दोनों ही चीज़ें आपको एक ही जैसा लगता है, ठीक है, पर थोड़ा सा फोकस यहाँ पर डिफरेंट है। फ्री सॉफ्टवेयर का मेन यहाँ पे एम्फेसिस क्या है, फ्रीडम पर एम्फेसिस है। मतलब क्या है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर यूज़ करने, कॉपी करने, मॉडिफाई करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, इसका फ्रीडम होता है। फ्री का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्री का मतलब फ्रीडम देना होता है यहाँ पे, फाइन। तो वहीं पे लाइक फ्रीडम टू यूज एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, वो हम फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका एम्फेसिस जो है वो सोर्स कोड के ओपनली अवेलेबल होने पर होता है, ठीक है। सोर्स कोड इसमें ओपनली अवेलेबल होता है। यानी कि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल करी जाती है, जिससे कि डेवलपर्स देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पर दोनों जो मूवमेंट्स का कॉमन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि नॉलेज को शेयर करना है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करना है ना।
तो यहाँ पे बेसिक फिलॉसफी क्या है इन दोनों चीज़ों का करने के पीछे, कि नॉलेज किसी एक इंडिविजुअल या कंपनी तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या रिसोर्स पर यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, उतना ही वो ज़्यादा बेटर यूजफुल बनेगा, है ना। तो इसी वजह से हमारा ओपन सोर्स कम्युनिटी कोलैबोरेशन को भी यहाँ पे प्रमोट करी जाती है। तो एक डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है, दूसरा उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, तीसरा उसमें बग्स रिमूव करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर और ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनता है। तो ये जो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ओपन सोर्स मूवमेंट की एक तरह से स्ट्रेंथ बन गई है, ठीक है। तो ओपन सोर्स एजुकेशन में किस तरह से यहाँ पे काम करता है, वो एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हर सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपेंसिव लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। लाइक पॉसिबल नहीं है वो करना, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है चीज़ें। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक तरह से ये यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव ये एक तरह से प्रोवाइड करता है। तो स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में बिना हैवी लाइसेंस कॉस्ट के सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर्स अपनी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिबली हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यही सारे तो चीज़ें एनपीई 1986 भी कर रहा होता है ना। तो लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इस दो चीज़ों से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो सेवन्थ प्लानिंग कमीशन भी सजेस्ट किया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बनाने के लिए, और आईसीटी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसी के चलते हमारा रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन भी सामने आया, ये भी सपोर्ट करते हैं ई कंटेंट वगैरह को, ठीक है। वहीं पे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो ये सारे बॉडीज़ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान ध्यान में रखनी है, क्या क्या बॉडीज़ हैं, क्या क्या चीज़ ये कर रहे हैं। तो फ्री ओपन सोर्स मूवमेंट जो है 1980s, इसको हम एक सोशल मूवमेंट की तरह ले सकते हैं। आप FLOSSMB इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों का आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये यूज़ करने से हमें क्या प्रॉफिट मिला, कॉस्ट रिडक्शन हमारा हुआ, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीदने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। कॉस्ट रिडक्शन होने के बाद और क्या हुआ, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आई, है ना। कोलैबोरेशन है यहाँ पे बढ़ा, वाइडर एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे मिला चीज़ों का, राइट। इनोवेशन को यहाँ पे बढ़ावा मिला, फाइन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन एजुकेशन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस भी एक चीज़ होता है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपका ओपनली अवेलेबल है, ठीक है। लाइक ओपनली अवेलेबल है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि लाइक डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स होता है, ई कंटेंट होता है, ऑनलाइन कोर्सेज होता है, लर्निंग रिसोर्सेज होता है। तो इससे टीचर्स और जो लर्नर्स होते हैं, ये दोनों ही लोग जो दोनों ही लोग एक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो उसी को हम OER भी यहाँ पे कहते हैं, फाइन। तो यहाँ पे बुक कंक्लूड क्या करती है आपका यहाँ पे, कि काफ़ी सारे ओपन सोर्सेस का जो सिस्टम्स वगैरह हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारा, लिनक्स है, डेटाबेस है, ठीक है, सिक्वल है, यहाँ पे OpenOffice.org, पाइथन OSS, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ओपन सोर्स नीड्स टू मीट द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे ओपन सोर्स का होना चाहिए, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मस्ट बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, सोर्स कोड जो है उसको मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, यूजर्स मस्ट बी एबल टू व्यू, मॉडिफाई और एडिट भी उसको कर सकते हैं। मॉडिफाइड प्रोग्राम जो है उसमें सोर्स कोड इंक्लूड होनी चाहिए, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करा जाना चाहिए इन केस वो मॉडिफाई हो रहा हो, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए ओपन सोर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे करंट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, और ये हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।
तो पहला ब्लॉक जो है आपका, पहला यूनिट लाइक पहला ब्लॉक 84 पेजेस का है, लाइक नियरली 75 पेजेस का है वैसे तो देखें। पहला ही यूनिट आपका हो जाता है नियरली 30 पेजेस, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, तो उसको दो पार्ट्स में करते हैं, बाकी के जो 2 यूनिट रहेगा उसको एक एक पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को आप कवर करिए, जल्दी ही आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। फाइन। वीडियोस अच्छा लग रहे हो, राइट सर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी अगर ज़रा सा भी हेल्प हुआ हो ना पहले जो फर्स्ट ईयर के टीई में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।